अस्सलाम वालेकुम। शहर वहशत एपिसोड 8। कुछ देर ये खामोशी इसी तरह रही, फिर इसके बाद खैरुद्दीन की आवाज़ उभरी। ये हिंदुस्तान है समझे, ये हिंदुस्तान है। जादू टूनों की सरजमीन, पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ। पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये खेल खेलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये उनकी तारीख, उनके मज़हब का एक हिस्सा है। और यहाँ वो सब कुछ होता है जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस्ताद मोहतरम, अब हमारा आगे का क्या प्रोग्राम है? क्या पाकिस्तान वापस चलें? जाना चाहते हो? मैं तो आपके साथ हूँ, आप जिस तरह पसंद फरमाएं। तो देखो, अजनबी दुनिया की अजनबी कहानियाँ। आओ मैं तुम्हें हिंदुस्तान दिखाऊं। नेमत अली तो बस लकीर का फकीर था। जिस तरफ खैरुद्दीन खैरी का इशारा हुआ, उधर ही उसका दिन गुजरा। खैरुद्दीन को तो खैर दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन नेमत अली ने एक नानबाई की मदद से बेहतरीन किस्म के पाए और रोटी खाई और शकम सेर हो गया। वजनी हो गए। ये एक मुकम्मल तौर पर हिंदू बस्ती है। तुम्हें एक अजीब तमाशा दिखाऊं, इधर आओ। थोड़ी देर के बाद नेमत अली एक अजीबोगरीब वीरान जगह पहुंच गया। कुछ फासले पर एक जगह मध्यम मध्यम आग रोशन थी। खैरुद्दीन की आवाज उभरी, ये शमशान घाट है। हिंदू मुर्दों को यहीं जलाया जाता है। वो देखो, एक चिता सुलग रही है। अरे ये क्या हो रहा है? खैरुद्दीन खैरी ने कहा, और नेमत अली के कदम उस चिता की तरफ उठ गए। चिता के अकबी हिस्से में पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त था, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे को चूने से पोता गया था। पीपल के दरख्त की छांव दूर दूर तक फैली हुई थी, और उस वक्त जो मंजर उसके सामने आया और जिसे देखकर खैरुद्दीन खैरी चौंका था, वो अजीबोगरीब था। चिता के गिर्द 7 साए गर्दिश कर रहे थे। नेमत अली आहिस्ता आहिस्ता पीपल के दरख्त के अकबी हिस्से से खैरुद्दीन खैरी की इमा पर चबूतरे पर चढ़ गया। उसने सामने आकर देखा तो हैवले उसे नुमाया नजर आने लगे। चिता की सूरत में आग की रोशनी में वो 7 औरतें थीं। उनके चेहरे ढके हुए थे, जबकि उनके अलावा वहां किसी जीरू का कोई पता नहीं था। चिता जलाने वाले जा चुके थे। खैरुद्दीन की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उन 7 औरतों का रक्स बहुत भयानक था। अचानक ही खैरुद्दीन खैरी की निगाहें रक्स करने वालियों के पैरों की जानिब पड़ी और वो एकदम चौंक पड़ा। उन 7 के पांव उल्टी सिमत थे। खैरुद्दीन की आवाज उभरी, ठीक सोचा तुमने नेमत अली, ये चुड़ैलें हैं, 7 चुड़ैलें। और ये शख्स जिसकी चिता जल रही है, अपनी मौत नहीं मरा है। शायद तुम्हें इस बात पर हैरत हो कि इसे जिंदा जलाया गया है। जिंदा? हाँ, मगर मेरी आंखें उसे तलाश कर रही हैं जो इस कार्रवाई का मुहर्रिक है। अचानक यूं महसूस हुआ जैसे एक जाल सा नेमत अली के ऊपर आ पड़ा हो। एक साया सा उस पर लपका था, और दूसरे ही लम्हे नेमत अली ने अपने आप को एक अजीब से जाल में गिरफ्तार पाया। ओहो! खैरुद्दीन खैरी की आवाज किसी कदर खौफजदा थी। इससे पहले कभी खैरुद्दीन की आवाज में खौफ का अंसर नजर नहीं आया। जाहिर है वो दुनियावी तकलीफों से दूर था। वो किस चीज से खौफजदा होता? लेकिन नेमत अली, उस जाल में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसमें आने के बाद उसका दम घुटने लगा। उसने जाल पर हाथ पांव मारे और एक लम्हे के अंदर उस जाल से बाहर निकल गया। लेकिन जाल एक इंसानी खोल की शक्ल में मौजूद था। उसके अंदर से घुटी घुटी सी आवाजें आ रही थीं, जो खैरुद्दीन खैरी की आवाज के अलावा किसी और की नहीं थी, बल्कि उसका बदन अब अपने आप हल्का फुल्का हो गया। और हल्के फुल्के बदन से यह एहसास हुआ कि खैरुद्दीन खैरी उसके वजूद में मौजूद नहीं। उस्ताद मोहतरम, कहाँ हो तुम? नेमत अली ने आवाज दी, लेकिन 3 बार आवाज देने के बावजूद उसे कुछ सुनाई ना दिया। तभी पीपल की बुलंदी से कोई नीचे उतरने लगा। एक इंसानी जिस्म, इंतहाई हौलनाक और भयानक, ये साधु का रूप धारे हुए था। लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, अंगारा आंखें, तकरीबन नीम बरहना बदन, गले में मनकों की मालाएं पड़ी हुई। वो कोई बहुत ही खौफनाक शख्सियत मालूम हो रही थी। अचानक उसके हलक से एक कहकहा निकला, चल, ये तो मेरा पीर है, पर तू कौन है रे? ये सवाल नेमत अली से किया गया। आवाज इतनी भयानक थी कि नेमत अली के रोंगटे खड़े हो गए। मनुष्य है तू, जीता जागता मनुष्य, पर ये रे कौन है रे तू? अपने बारे में तो बता, कम से कम तू। साधुनुमा शख्स ने इस बार जाल की तरफ रुक करके कहा, जिससे साफ महसूस होता था कि वो किसी इंसानी जिस्म को अपनी लपेट में लिए हुए है। और अचानक साधुनुमा शख्स का लहजा खौफनाक हो गया। जवाब दे, कौन है तू? अब तो तू मेरे जाल में है, मेरा वीर। जवाब ना दिया तो चिंगारियां फेंक कर भस्म कर दूंगा। ससरा, कौन है तू? मैं तेरा वीर हूँ, समझा, मैं तेरा वीर हूँ। आवाज नेमत अली की ही थी। मुझे जानता है मैं कौन हूँ? तू संत प्रधान सिंह है। और तू कौन है? मेरा नाम खैरुद्दीन है, खैरुद्दीन खैरी। अरे अरे! साधु कई कदम पीछे हट गया, फिर हैरत ज़दा आवाज में बोला, तू मुसलमान है? अरे मसला है तू? हाँ, धत तेरे की। तू कहाँ फंस गया रे मेरे जाल में? अरे वाह रे वाह, ये तो मजा आ गया।
तू किधर से फंस गया मेरे जाल में? बाबा खूब हुई, ये तो खूब हुई। इसे कहते हैं चुपड़ी और दो दो। अब मजा आएगा। अरे देखूंगा अब उन लोगों को भी जो तावीज गंडे करके हमारा रास्ता काटते हैं। लोहे को लोहा काटेगा। चल तुझसे बाद में तेरे बारे में पूछूंगा कि कौन है, कहाँ रहता है। पर ये कौन है ससरा? अरे कौन है रे तू? इस बार साधुनुमा शख्स ने, जिसका नाम संत प्रधान सिंह लिया गया, नेमत अली की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन नेमत अली के मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे बोलेगा नहीं तू? तू कौन है? इस बार नेमत अली ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। संत प्रधान सिंह महान, समझा? बहुत बड़े हैं हम, बहुत बड़े महान हैं, और अब और महान हो गए हैं। क्या समझा? और ये क्या हुआ है? मैं बताता हूँ तुम्हें। ये आवाज खैरुद्दीन खैरी की थी। नेमत अली उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। जरा सी चूक हो गई नेमत अली। इसी शख्स ने उस मुर्दा इंसान को जलाया है, और उसे जलाकर ये एक जादुई अमल कर रहा था। इसने 7 चुड़ैलें अपने कब्जे में कर ली हैं, जो इसके गिर्द नाच रही थीं। ये चुड़ैलें उस गंदी रूह के कब्जे में थी जिसे इस शख्स ने जलाकर भस्म कर दिया। इसके साथ साथ ही ये एक मंत्र भी पढ़ रहा था ताकि वो रूह इसकी बीर बन जाए। इसने एक दायरा बनाया हुआ था पीपल के दरख्त के गिर्द, और इत्तफाक की बात ये कि हमने उस दायरे पर गौर नहीं किया। ये इसके जादू मंत्र का दायरा था, और उस दायरे से गुजरने वाली कोई भी रूह इसके कब्जे में आ जाती, और हम देखे बगैर उस दायरे से गुजर कर आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें उन नाचने वालियों का तजस्सुस था। तू तो खैर इंसान है, इसलिए इसके जाल में नहीं आया, लेकिन मैं इसके चुंगल में फंस गया। उस्ताद मोहतरम, आप निकल आए। ये आपसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? नहीं निकल सकता मैं। नेमत अली में फंस गया। मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन गलती मेरी भी नहीं, बस हो गया, बिल्कुल इत्तेफाक से हो गया ये सब कुछ। खैरुद्दीन खैरी की आवाज में इज़्म हलाल था। नेमत अली का दिल भी डूबने लगा। तो फिर अब क्या तुम इसके कैदी रहोगे? नहीं, इसका एक मुआहदा होता है। उस मंत्र से एक मियाद होती है। कितनी मियाद है मुझे नहीं मालूम। आखिरकार मुझे रिहाई मिल जाएगी, और जब ये रिहाई मिल जाएगी तभी मैं तुझ तक पहुंचूंगा नेमत अली। मुझे अंदाजा है कि सूरत हाल खराब हो गई है। तुम्हारे लिए मेरा मशवरा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ और वहां जाकर खामोशी से वक्त गुजारो। तुम्हारी एक साख बनी हुई है। लोग तुम्हारे वालिद मदद अली को एक आमिल समझते हैं। उस साख से फायदा उठाओ, और वो 500 रुपये रोजाना जो तुम्हारे वालिद को मिलते हैं मिलते रहेंगे। उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो एक चिल्ले और वजीफे के नतीजे में मिलते हैं। बस ये सारा सिलसिला है। मैं इस कमबख्त के कब्जे में जकड़ा जा चुका हूँ, और अब जब तक ये मियाद खत्म नहीं हो जाएगी मैं इसके कब्जे में रहूंगा। तुम्हें अकेले रहना होगा मेरे दोस्त। वो वक्त गुजर गया मेरे दोस्त, जब तुम हर चीज पर कादिर थे और हम दोनों साथ थे। अब हमारे दरमियान थोड़ी सी जुदाई रहेगी। नेमत अली की आंखों से आंसू निकल आए। अचानक उसके बदन में चिंगारियां सी भर गईं। ये साधुनुमा शख्स, और नेमत अली बेख्तियार हो गया। उसने गुर्राते हुए साधु पर हमला कर दिया। लेकिन ये क्या, वो साधु के करीब पहुंचा तो उसके बदन से दूसरी जानिब निकल गया। साधु का जिस्म ठोस हैसियत ही नहीं रखता था। वो वापस पलटा और उसने साधु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु 2 कदम पीछे हट गया। वाह रे वाह, क्या पागल है तू, मुझे पकड़ रहा है? संत प्रधान सिंह को, जिसके कब्जे में 7 चुड़ैलें और एक बीर आ चुका है, और तू मुझ पर हमला करके मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? जा, भाग जा। मेरा तुझसे कोई झगड़ा नहीं है। मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। अरे वाह रे वाह, चुपड़ी और दो दो, एक तो मुसलमान और दूसरे रूह। क्या बात है, अब तू देखना क्या क्या तमाशे दिखाता हूं मैं। चल जा, भाग जा, मैं भी जा रहा हूं। अचानक ही उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए, और दूसरे ही लम्हे वो नेमत अली की निगाहों से ओझल हो गया। इसके बाद फिर मजीद इक़दामात हुए। अचानक ही नेमत अली को यूं लगा जैसे उसकी पलकें झुक गई हों। उसने घबराकर गर्दन झटकी, और जब आंख खुली तो ना उसके सामने वो शमशान घाट था, ना पीपल का वो दरख्त, और ना वो 7 नाचने वालियां, और ना वो चिता। वो तो एक अजीबोगरीब ही जगह खड़ा हुआ था, और उसे इस जगह के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसकी फटी फटी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। खैरुद्दीन खैरी बेचारा बड़ी अजीब सी नागहानी का शिकार हो गया, लेकिन वो भी उसकी मालूमात में एक इजाफा था कि इस तरह भी हो सकता है। हिंदू साधु जंतर मंतर कर रहा था, और उस जादू मंत्र के जरिए उसे किसी रूह को कब्जे में करना था, जिसे वो अपना बीर बनाकर अपने नापाक मकासिद की तकमील कर सके। खैर, इस बात का तो नेमत अली को यकीन था कि खैरुद्दीन खैरी किसी भी ऐसे नापाक अमल के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे उसे कितनी ही अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ें जो किसी मुसलमान के खिलाफ हो। लेकिन फिर भी बेचारा अजीबोगरीब मुश्किल में गिरफ्तार हो गया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि नेमत अली उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। नेमत अली ने बेचारगी के आलम में वहां से आगे कदम बढ़ा दिए। नामालूम और सुनसान रास्ते पर वो सफर करता रहा। ना जाने हिंदुस्तान का कौन सा इलाका था, लेकिन सरजमीन अजनबी अजनबी सी लग रही थी। हालांकि काफी दिन से यहाँ मौजूद था, और बड़ी बड़ी हंगामा आराइयां हो चुकी थी।
लेकिन फिर भी उसे अभी ज़ाती तौर पर किसी भी जगह से मानूसियत का एहसास नहीं होता था। वो तो खैरुद्दीन खैरी के सहारे चल लिया था, जिधर उसका रुख होता वो चल पड़ता। लेकिन अब साफ साफ पता चल गया कि खैरुद्दीन खैरी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक अज़म उसके दिल में ज़रूर जागा। यहाँ हिंदू साधु संत जादू मंत्र करते हैं। उन जादू मंत्रों के नतीजे में खैरुद्दीन खैरी उस संत प्रधान सिंह के कब्जे में तो आ गया था, लेकिन संत प्रधान सिंह अकेला ही तो जादू की दुनिया का बादशाह नहीं होगा। हो सकता है कोई उससे भी बड़ा मुझे मिल जाए और मैं उसे संत प्रधान सिंह के मुकाबले पर ला खड़ा करूं और इस तरह खैरुद्दीन खैरी को संत प्रधान सिंह के चुंगल से आज़ादी दिलाऊं। असल में नेमत अली को वो बात याद आ गई थी कि एक जिंदा इंसान को जलाकर संत प्रधान सिंह ने अपना वरदान हासिल किया, तो अब कोई और ऐसा इंसान भी मिल सकता था जो संत प्रधान सिंह को जलाकर अपना मतलब हासिल कर सके। नेमत अली चलता रहा। हिंदुस्तान के देही इलाकों के मखसूस मनाजिर उसकी आंखों के सामने आने लगे। गालिबन ऐसी जगह थी जहां इंसानी वजूद मौजूद नहीं था। फिर उसने एक पगडंडी का रुख इख्तियार किया। उस पगडंडी पर कदमों के निशानात मिल रहे थे। आखिरकार उसे एक शख्स भी नजर आ गया जो धोती बांधे हुए था। उसने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी, बड़ी बड़ी मूंछें और मखसूस किस्म की दाढ़ी। उसका चेहरा काफी खतरनाक नजर आ रहा था। दाएं रुखसार पर जख्म का एक गहरा निशान था। उसने पलटकर नेमत अली को देखा और रुक गया। गालिबन उसे भी यहाँ किसी और इंसान की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। नेमत अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। वो शख्स गौर से नेमत अली को देख रहा था। कौन है रे तू? उसने करख्त लहजे में पूछा। मुसाफिर हूँ भाई, रास्ता भटक गया हूँ। ओहो, किधर जाना है तुझे? बस आगे जो भी बस्ती आ जाए। हरिपुर है, हरिपुर, हरी रामपुर। हरी रामपुर जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेमत अली बोला। तो चल मेरे साथ आजा, मैं तुझे हरी रामपुर की सड़क पर छोड़ दूंगा। मुझे वहां से आगे जाना है। हरी रामपुर की नहर आ जाएगी तो तू उससे गुजर कर चले जाना, उसने कहा और इसके बाद कदम आगे बढ़ा दिए। बहरहाल एक हमसफर की जरूरत थी और आबादियों का रुख तो करना ही था। चुनाचे नेमत अली उस शख्स के साथ चलता रहा। रास्ते में कुछ गुफ्तगू करने के लिए उससे पूछा, और तुम कहाँ जा रहे हो? बस हरी रामपुर से थोड़े फासले पर हमारा भी गाँव है। ठीक, कोई नाम है तुम्हारे गाँव का? अरे छोटा सा गाँव है, जिसकी मर्जी आती है उसका अपनी पसंद का नाम रख लेता है, उसने हंस कर कहा। अजीब सा आदमी मालूम होता था। कोई आधे या पौने घंटे तक दोनों चलते रहे और फिर इसके बाद बागों और खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर बहुत से दरख्त नजर आ रहे थे। दरख्तों से आगे बढ़ने के बाद कुछ मैदान नुमा चीज नजर आई। सर्दियों के दिन थे, इसलिए धूप भी कुछ नागवार नहीं गुजर रही थी। नेमत अली को अंदाजा नहीं था कि सफर कितना तवील होगा। उसके बाद फिर आगे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया और वो दरख्तों में दाखिल हो गए। अजीबोगरीब जगह थी। नेमत अली को बड़े तजुर्बात हो रहे थे। जंगल के अंदर एक पतला सा कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था, जिसमें बैलगाड़ियां चलने की वजह से दोनों सिमत गहरे गड्ढे बन गए थे। उस रास्ते पर मिट्टी उड़ रही थी। हरी रामपुर का सफर कितना होगा? अरे भैया, यहाँ कोई रखा है? रामपुर अभी तो खासा फासला है। यहाँ जंगल में दरिंदे तो नहीं होते? कभी कभी जानवर नजर आ जाते हैं। वैसे इन अंदरूनी इलाकों में डाकू भी हुआ करते हैं। आगे चलकर जंगल साफ है, अब क्या किया जा सकता है। जीवन के लिए तो हर जगह खतरे मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ दरिंदे भी आ जाते हैं। तेरी बात बाबा। अरे बाबा, दरिंदे तो हर जगह ही नजर आ जाते हैं। क्या जंगल क्या शहर, बस शक्लें बदल जाती हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा है तू कुछ? 5 जमात पास हूँ। पूरे गांव में सबके खत मैं ही लिखता और पढ़ता हूँ, उसने शाहाना अंदाज में कहा। यहाँ लूटमार भी होती है? हाँ, हमें भी एक दफा उनसे वास्ता पड़ चुका है। ये देखो ना ये जख्म। असल में वो बहुत ज्यादा थे और हम अकेले, पर लीला है भगवान की, हम उनका घेराव तोड़कर निकल गए। अलबत्ता कुछ चोटें लग गईं। नेमत अली खामोश हो गया। बड़ा अजीब सा अदम तहफ्फुज का एहसास हो रहा था। इससे पहले जंगली शेर की तरह दंदनाता फिरता था, लेकिन अब खैरुद्दीन खैरी का साथ नहीं था। थोड़ी देर तक मुकम्मल खामोशी रही। जंगल में कहीं कहीं बकरियों के रेवड़ भी नजर आ जाते और उनके साथ चरवाहे भी। उन्हें देखकर नेमत अली के दिल से खौफ कुछ कम हो गया। उसने सोचा कि अब डरने की कोई बात नहीं, ये लोग भी तो इंसान हैं। गर्ज ये कि ये सफर तय हुआ। ऊंची ऊंची झाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई थी और काफी लंबा सफर हो चुका था। नेमत अली महसूस कर रहा था कि उसके हमसफर के अंदाज में बड़ा इत्मीनान है और जरा भी थकन नहीं। एक बार फिर उसने सवाल किया, अब और कितना सफर बाकी है? बस ज्यादा फासला नहीं है, थोड़ी देर के बाद छोटी नहर आ जाएगी। उधर से मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा और तुम इधर से हरी रामपुर में दाखिल हो जाना। थोड़ी दूर चलने के बाद वो छोटी नहर तक पहुंच गए। यहाँ से रास्ता 2 हिस्सों में बट गया था, लेकिन इस मुकाम पर जंगल कुछ ज्यादा ही घना लगता था। सर्दियों के दिन थे,
आसमान पर सूरज भी नहीं निकला था। यहाँ पहुंचकर आखिरकार नेमत अली का हमसफर उससे रुखसत हो गया और नेमत अली नहर के किनारे किनारे उस पगडंडी पर चलता रहा जिस पर कहीं बैलगाड़ियों के निशानात नजर आ जाते थे। झाड़ियों में कीड़े मकोड़ों की आवाजें बुलंद हो रही थी। माहौल काफी खौफनाक हो गया। नेमत अली ने सोचा कि अकेले जिंदगी भी क्या चीज है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कुछ दिन पहले ही की बात थी कि खैरुद्दीन खैरी ने उसे राज रजा रखा था। अचानक नेमत अली को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका हमसफर मुसाफिर ये कहकर गया था कि नहर से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो हरी रामपुर आ जाएगा, लेकिन अभी दूर दूर तक हरी रामपुर के आसार नजर नहीं आ रहे थे। अभी मुश्किल से वो 15-20 मिनट ही चला होगा कि अचानक ही उसके बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी। उसके सर पर से 2 परिंदे खौफजदा सी आवाजें निकालते हुए एक तरफ उड़ते चले गए। उनकी परवाज बहुत नीची थी। परिंदों की शक्ल सूरत भी नामानूस थी। कबूतर से किसी कदर बड़े होंगे। कोई लम्हा भर के बाद ही उन परिंदों ने फिर रुख तब्दील किया और वैसी ही नीची परवाज करते हुए नेमत अली के सिमत बढ़े। इस बार उनके हलक से निकलने वाली आवाजें बहुत ज्यादा खतरनाक थीं। नेमत अली थोड़ा सा नीचे झुक गया, ना जाने क्यों। एकदम उसे यह एहसास हुआ कि वो उसके सर पर पंजे मारने वाले हैं। वो आगे जाकर झाड़ियों के झुंड में गायब हो गए। सामने बहुत बड़े झाड़ नजर आ रहे थे। फिर अचानक ही नेमत के कानों ने एक ऐसी आवाज सुनी कि उसके पांव रुक गए। उसने इधर उधर देखा। चारों तरफ हौलनाक सन्नाटा फैला हुआ था और माहौल में खुनकी पैदा हो गई थी। उसे यूं लगा जैसे किसी के कदमों की चाप उभर रही हो। ये पता नहीं इंसानी कदमों की आवाज थी या फिर किसी जानवर की। लेकिन फिर एक और एहसास हुआ। कदमों की आवाज के साथ ही चिट चिट की आवाजें भी आ रही थीं और अचानक ही उसे झाड़ियों के एक शगाफ की तरफ कोई चीज मुतहर्रिक नजर आई। दूसरी तरफ किसी कदर खुला मैदान था। जो चीज उसे नजर आई वो कद में किसी गधे के बराबर थी। रंग भूरा और गर्दन पर लंबे लंबे बाल, जबकि उसकी थोथनी स्याह रंग की थी और दुम काफी घनी। एक लम्हे में उसे देखकर नेमत अली के दिल में किसी भेड़िए का एहसास जागा। जंगली भेड़ियों के बारे में उसने सुना भी था। अभी वो सोचने समझने के काबिल भी नहीं हुआ था कि उसे उस जानवर के पीछे एक और जानवर उभरता हुआ नजर आया। वो भी उसी कद्दो कामत का था। गोया वो 2 थे। हो सकता है नर और मादा हो। हालांकि उस शख्स ने नेमत अली को यह बता दिया था कि इस इलाके में कभी कभी दरिंदे नजर आ जाती हैं। लेकिन उन 2 खौफनाक दरिंदों को देखकर नेमत अली के पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक सन्नाटा तारी था और उसके दोनों तरफ दरख्त सर उठाए रात के मुंतजिर थे। दरख्तों की चोटियों पर से धूप रुखसत हो रही थी और पूरा जंगल झिंगरों की आवाजों से गूंजने लगा। नेमत अली अपने लिए कोई पनाहगाह तलाश करने लगा। उसको अंदाजा नहीं था कि इन दरिंदों ने उसे देखा है या नहीं। वो उल्टे कदमों वापस चले तो शायद उनसे बच सके और उसने ऐसा ही किया। उसे रह रहकर देहाती पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे इस तरह मुसीबत में लाकर डाल दिया। फिर उसने रास्ता तब्दील किया और पीछे हटकर बाएं सिमत का रास्ता इख्तियार किया। उसके पूरे वजूद में सन्नाटे फैले हुए थे और वो इस खौफ का शिकार था कि उसके कदमों की आहट कहीं उन दरिंदों को उसकी जानिब मुतवज्जा न कर दे। अचानक ही दरिंदों की खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी और नेमत अली पर कुछ ऐसी दहशत तारी हुई कि उसने बेख्तियार दौड़ना शुरू कर दिया। अब उसे यूं लग रहा था कि जैसे वो किसी तिलिस्मी वादी में आकर फंस गया हो। बहुत बुरी हालत का शिकार था। वो दौड़ता रहा और उसे यूं लगा जैसे वो दोनों दरिंदे उसका पीछा कर रहे हों। फिर काफी फासले पर उसे कच्ची मिट्टी से बने हुए घर के आसार दिखाई दिए, लेकिन ये घर भी तन्हा और वीराने में था। ओह, कोई इसमें रहता होगा। नेमत अली ने रफ्तार तेज कर दी। फिर एक जगह जरा रुक कर उसने आहट लेने की कोशिश की। पीछे आने वाली आवाजें अब कुछ मध्यम पड़ती जा रही थीं। डरते डरते उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और उसका खून जमकर रह गया। वो दोनों दरिंदे उससे कोई 100 गज के फासले पर दरख्तों के बीच खड़े थे। उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी और आंखों में भूख नजर आ रही थी। सामने वाले घर की दीवारें अब थोड़े ही फासले पर थीं और उन दीवारों में उसे एक लकड़ी का फाटक नजर आ रहा था। जिंदगी जब खतरे में होती है तो इंसान के अंदर बहुत सी अजनबी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं। नेमत अली की एक लंबी छलांग उसे अहाते की दीवार पर ले गई, लेकिन वो इस दीवार पर अपने आप को रोक ना सका और खुद बखुद अंदर जा पड़ा। उसने दिल में सोचा कि अगर इन दरिंदों ने भी उसकी तरह फुर्ती का मुजाहरा कर दिया तो अभी चंद लम्हों के अंदर अंदर वो भी उसके पीछे अंदर पहुंचने वाले होंगे। अंदर गिरने से कोई चोट नहीं लगी। खौफ दिमाग में बुरी तरह बसा हुआ था। वो खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। मकान ही था, काफी वसी अहाता। सामने घर नजर आ रहा था जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था और उस तक पहुंचने के लिए मिट्टी ही की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, जो बेशक आड़ी टेढ़ी बनी हुई थी लेकिन साफ सुथरी और पूरी इमारत ही की तरह मजबूत। उसने सोचा कि ये खूंखार दरिंदे भी अब दीवार अबूर करने ही वाले होंगे।
اس لیے اب جتنی پھرتی سے اس مکان کے اندر داخل ہو جائے تو اسے پناہ مل سکتی ہے۔ چنانچہ برق رفتاری سے اس نے دروازے کو کھول کر دیکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر اس کی نگاہیں گیٹ کی جانب اٹھ گئیں اور اس نے ان ہولناک درندوں کو دیکھا جو گیٹ کے سامنے کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کو اپنے شکار کے نکل جانے پر سخت غصہ ہو۔ وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس مکان کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد نعمت علی نے دروازے پر دستک دی۔ اسے امید نہیں تھی کہ دروازہ کھل جائے گا، لیکن اچانک ہی اسے دوسری طرف سے آہٹ محسوس ہوئی اور دروازہ کھول دیا گیا۔ نعمت علی کی نگاہیں سامنے کی جانب اٹھ گئیں۔ اس تنہا ویران اور کچے مکان میں رہنے والا شخص ایک بلند و بالا قامت کا مالک تھا۔ اس نے باریک ململ کی دھوتی باندھی ہوئی تھی اور سلک کا قیمتی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ چہرے کے نقوش تیکھے تھے اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کی مدھم اور پاٹدار آواز ابھری، آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ اس کا یہ انداز بھی ناقابل یقین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے نعمت علی کا ہی انتظار ہو، اور ویسے بھی جیسے اس نے دستک دی تھی دروازہ کھل گیا، جیسے دروازہ کھولنے والا دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو۔ اس وقت نعمت علی کو ان درندوں سے پناہ درکار تھی، چنانچہ وہ کسی اعتراض کے بغیر اندر داخل ہو گیا اور اس شخص نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن جس جگہ نعمت علی کھڑا تھا وہ اس کے اندازے کے مطابق کوئی بہت بڑی ہال نما جگہ تھی۔ کچھ لمحوں بعد آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں اور نعمت علی نے دیکھا کہ قریب ہی ایک اور کمرہ موجود ہے، جس کے روشن دانوں سے اچانک ہی روشنی چھننے لگی ہے اور ماحول کافی نمایاں ہو گیا۔ دھوتی کرتے والا شخص اس دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے وہاں رک کر نعمت علی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں نعمت علی کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اعصاب اس کی آواز کے تابع ہو گئی ہیں اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ بھی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے کمرے میں کافی روشنی تھی اور اس روشنی کا مرکز چھت پر لگا ہوا وہ فانوس تھا۔ یہ کمرہ بھی کافی کشادہ تھا۔ ایک جانب بڑا سا تخت پڑا ہوا تھا، اس پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں بڑی سی میز موجود تھی جس پر ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر قدیم طرز کے ہتھیار بڑی خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول انتہائی منفرد لگ رہا تھا۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس جنگل نما جگہ جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، یہ مکان کیا حیثیت رکھتا تھا۔ اچانک ہی اس شخص کی آواز ابھری، آؤ بیٹھو، تمہاری زندگی تھی کہ تم بچ گئے۔ نعمت علی نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ پھر بولا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، میں نے دروازہ کھولتے وقت یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں درندے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹھو، تکلف نہ کرو، میں پانی کا انتظام کرتا ہوں، منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ مڑا اور کمرے کے ایک بغلی دروازے میں غائب ہو گیا۔ نعمت علی تخت کی ایک جانب ٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت اسے وہی آواز سنائی دی، وشالی، مہمان کو اندر بلا لو، میں نے پانی اندر رکھ دیا ہے۔ وشالی؟ نعمت علی کے کانوں میں یہ آواز دوبارہ ابھری۔ یقیناً وشالی کسی عورت یا لڑکی کا نام ہی ہو سکتا تھا۔ پھر وہی دروازہ کھلا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لڑکی نہیں، جیسے چاند کا ٹکڑا تھی جو زمین پر اتر آیا ہو۔ انتہائی مناسب قد و قامت، گداز بدن، سرخ سفید رنگت، کمر سے نیچے تک لہراتی ہوئی چوٹی۔ وہ بے پناہ حسین تھی اور سفید رنگ کی گلابی کنارے والی بوٹی۔ اس کی حسین آواز ابھری، آئیے مہاراج، اندر آ جائیے اور ہاتھ منہ دھو لیجیے، سارے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں۔ نعمت علی کو یوں لگا جیسے کوئی نغمہ فضا میں ابھرا ہو، ستار کی تاروں پر کسی نے ہاتھ پھیر دیا ہو اور وہ آواز بن گئے ہوں۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن آواز نہیں نکل سکی، تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے ایک طرف ایک کمرہ اور موجود تھا جس کا ایک دروازہ جنگل کی سمت کھلتا تھا۔ وہیں وہ بلند و بالا قامت والا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نعمت علی کو دیکھ کر تانبے کے بنے ہوئے ایک بڑے سے لوٹے کی جانب اشارہ کیا جو ایک مخصوص ہندوستانی طرز کا لوٹا تھا۔ آپ اطمینان سے منہ ہاتھ دھو لیجیے، پھر آپ سے باتیں کریں گے۔ بمشکل تمام نعمت علی کی زبان کھلی، معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ شخص مسکرا دیا، پھر بولا، ہاتھ منہ دھو لیجیے، آپ خود غور کریں گے کہ آپ کو اپنی بات پر ہنسی آنی چاہیے۔ آئیے، آپ کے لیے دروازہ کھولنا اور اس کے بعد اندر تک لے آنا۔ اگر کوئی مشکل سی بات ہے تو بے شک مجھے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ویسے اس کے علاوہ اور میں نے کیا کیا ہے؟ نعمت علی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھونے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ باہر آیا تو وہ شخص اسے ایک اور کمرے میں لے گیا جہاں ایک بڑی سی میز کے گرد کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور میز پر بہت سے پھل سجے ہوئے تھے۔ بیٹھیے مہاراج، میرا نام شنکر دیال ہے اور یہ میری چھوٹی سی ننھی سی بہن وشالی ہے۔ ہم لوگ یہیں رہتے ہیں، اصل میں ہم دونوں تنہائی پسند ہیں اور یہاں جو تنہائی موجود ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ نعمت علی نے فرض سمجھا کہ اسے اپنے بارے میں بتا دے۔ اس نے کہا، معاف کیجیے گا، میرا نام نعمت علی ہے اور میں بستی ہری رام پور جا رہا تھا کہ راستے میں یہ درندے نظر آ گئے۔
अच्छा, हाँ, कुछ दिन से इस इलाके में ये दरिंदे नजर आने लगे हैं, पर जल्दी ही गांव वाले इन्हें भगा देंगे या मार देंगे। पिछले दिनों इन्होंने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। गांव के लोग इन्हें तलाश कर रहे हैं। आप इस बात की चिंता न करें कि ये हमारे घर की चीजें हैं। आप मुसलमान हैं, फल तो भगवान के दिए हुए होते हैं, उनमें किसी इंसान का हाथ नहीं लगता। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मुझे शर्मिंदा न करें। चलो तो फिर आप इनमें से कुछ फल लें। दूसरी चीज दूध होती है, विशाली आपके लिए दूध ले आती है। दूध भी आप खुद जानते हैं कि एक शब चीज है, ये भी भगवान की देन होता है। मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं आप? रात का सफर आप जानते हैं कि इतना खतरनाक साबित होगा, और हम आपको इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। शंकर दयाल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। खामोशी के अलावा कोई चाराकार नहीं था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। खुद नेमत अली उन दरिंदों के तस्वुर से बेहद खौफजदा था। इस दौरान विशाली भी यही मौजूद थी। उसकी मनमोहनी सूरत बंद आंखों से भी देखी जा सकती थी। फलों में से कुछ फल खाने के बाद नेमत अली ने हाथ रोके तो शंकर दयाल ने कहा, रात के खाने में अगर हम भाजी तरकारी तैयार कर दें तो आपको एतराज तो नहीं होगा? आप मुझे शर्मिंदा न करें। बेशक मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इंसान तो हूँ। वाह, अच्छा लगा, चलें फिर आए, मैं आपको अपनी इस रिहाइशगाह की सैर कराऊं, आइए, उसने कहा, और नेमत अली कुर्सी से उठकर उसके साथ चल पड़ा। वो उस कच्चे मकान की सैर करने लगा जिसके अंदर की वुसअतें बेपनाह थीं। फिर वो उसे अपनी किताबों की लाइब्रेरी में ले गया, जहां बहुत सारी कदीम किताबें मौजूद थी। नेमत अली ने उन किताबों को देखा और बोला, आपको किताबें जमा करने का बहुत शौक है? हाँ, हम सदियों पुराने लोग हैं और ये किताबें भी हमारी उम्र जितनी ही पुरानी हैं। नेमत अली ने उसके अल्फाज पर गौर नहीं किया। तब उसने एक किताब की तरफ इशारा किया और उसे निकालकर उसके औराक खोलने लगा। उस वक्त शाम के 6 बजे थे। खिड़की से बाहर का जंगल साफ नजर आ रहा था। दिन बिल्कुल तारीक हो चुका था। पूरी फिजा में कीड़े मकोड़ों की आवाजों के सिवा कुछ नहीं था। वो नेमत अली को काफी देर तक अपनी किताबें दिखाता रहा। अचानक ही विशाली अंदर दाखिल हुई और उसने कहा, भैया जी, खाना तैयार है, आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, शंकर दयाल ने मोहब्बत से कहा, और नेमत अली को उठाकर खाने के कमरे में ले आया। कमरे में जबरदस्त खुशबुएं फैली हुई थी। खाने पीने से फरागत हासिल करने के बाद शंकर दयाल ने नेमत अली को आराम करने के लिए कहा और इस कच्चे मकान के एक खूबसूरत कमरे में उसे सोने के लिए जगह दे दी। नेमत अली हालांकि थकन से चूर था, लेकिन उस आरामदेह बिस्तर पर लेटने के बाद उसके जहन में खैरुद्दीन खैरी आ गया। ना जाने कब तक कैसे कैसे एहसासात ज़हन दिल में आते रहे, और आखिरकार नींद ने मेहरबानी की और वो सो गया। जब वो सुबह को उठा तो उसे करीब के कमरे से रोशनी का एहसास हुआ। फिर अचानक ही जल तरंग बज उठे। आप जाग गए? हाँ, वो हड़बड़ा कर बोला। नींद तो सुकून की आई। हाँ, आप लोग बहुत अच्छी हैं, मैं आपको जिंदगी में कभी नहीं भुला सकूंगा। कोई जवाब न मिला। नेमत अली उठकर बैठ गया। उसे बेहतरीन नाश्ता कराया गया और उसकी मेजबान उस वक्त विशाली ही थी। आप नाश्ता नहीं करेंगी विशाली? नहीं, कर चुकी हैं, नेमत अली ने सवाल किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने नजरें उठाकर विशाली का हसीन चेहरा देखा। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार थे। नेमत अली कहने लगा, दिल तो ये चाहता है कि आपसे बार बार मिला जाए, लेकिन पता नहीं आप लोग मुझे दोबारा मिलेंगे या नहीं। नहीं, हम तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकेंगे। क्यों? नेमत अली ने किसी कदर ताज्जुब से कहा। बस हम। अभी उसने इतना ही कहा था कि शंकर दयाल आ गया और उसने कहा, सफर के लिए बेहतरीन वक्त है, मेहमान हरी राम ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप महसूस ना करें तो आइए, हम आपको थोड़ी दूर तक छोड़ दें। अजीब सी बात थी, यूं लग रहा था जैसे वो लोग नेमत अली को यहाँ से भगाना चाहते हों। वो अपनी जगह से उठ गया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो लोग उसे काफी दूर तक छोड़ने आए और इसके बाद दोनों ने हाथ उठाकर उसे अलविदा कहा। वो कच्चा घर थोड़े फासले पर मौजूद था। यहाँ रुककर उन्होंने कहा, हमें याद रखना मेहमान। नेमत अली ने आंखें बंद कर ली। विशाली और शंकर दयाल का तस्वुर एक अजीब सी कैफियत रखता था। चंद लम्हे आंखें बंद करने के बाद उसे अपने आप पर काबू हुआ तो उसने नर्म लहजे में कहा, आप लोग। लेकिन इसके बाद वो नाच कर रह गया। वो दोनों वहां पर मौजूद न थे और ना ही वहां नजर आने वाला कच्चा मकान। वहां सिर्फ एक खामोश जंगल नजर आ रहा था। अलबत्ता उसे सर के ऊपर 2 परिंदों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, ये वही दोनों परिंदे थे जो उसे पहले भी नजर आए थे। लेकिन वो मकान चला गया। मकान कहाँ चला गया? और फिर अचानक ही नेमत अली के दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। उसे ये महसूस हुआ कि उन दोनों की शख्सियत में कोई ऐसी अजीब बात जरूर थी जो रात से उसे उलझा रही थी। वो इंसान नहीं थे। शंकर दयाल ने उसे कहा था कि वो माजी के लोग हैं। ये बात उसे पहले समझ क्यों नहीं आई? वो जिंदा इंसान नहीं थे, वो सिर्फ रूहें थीं, सिर्फ आत्माएं। नेमत अली ने गौर किया और उसके दिल में दुख के दरिया मौजें मारने लगे। उसके जहन के दरीचों में विशाली का चेहरा आया।
लानत है मुझ पर, इतनी सी बात जहन में नहीं आ सकी। विशाली एक रूह थी, एक आत्मा थी, और उसका भाई शंकर दयाल भी। विशाली की आंखों की तहरीर नेमत अली की समझ में आ रही थी। वो आंखें तो मुसलसल उसे कुछ याद दिला रही थी। गलती हो गई। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। आंखों में आंसू डुबडुबा आए और बाहर का मौसम ओझल हो गया। वो एक तिलिस्माती रात थी, उसके सिवा कुछ नहीं। बस कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। फिर थोड़े ही फासले पर एक आबादी नजर आने लगी। यकीनन ये हरिरामपुर ही था। छोटा सा कस्बे नुमा आबादी। जिंदगी की बहुत सी सहूलतें यहाँ मौजूद थीं, लेकिन इन सहूलतों से क्या फायदा उठाया जाए। नेमत अली आगे बढ़ा। उसे एक रास्ता मुड़ता हुआ मिला। रेलवे फाटक था जो बंद था। ट्रेन गुजरने वाली थी। वह दूसरे लोगों के साथ खड़ा हो गया। जब ट्रेन चली गई तो आगे बढ़ गया। वजूद पर एक अजीब सी थकन सवार थी। दिल चाह रहा था कि कहीं लेट जाए। वैसे भी काफी लंबा सफर पैदल तय किया था। आबादी में दाखिल हुआ तो उसे एक जगह रामसराय लिखा हुआ नजर आया। सुरख ईंटों की उस इमारत में उसे एक कमरा हासिल हो गया और वो थके थके अंदाज में एक मैले कुचैले बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा मरहला दरपेश हुआ था कि उसके दिल ने आंखों तक आंसुओं की सप्लाई शुरू कर दी। बहुत पुरानी बात थी। उस वक्त जब वो आजाद पंछी की तरह फिजाओं में उड़ रहा था, मदद अली ने उसे चिल्ला कशी के लिए छत पर भेजा, जहां उसे शादा नजर आई और उसने शादा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। और बाद के हालात ने उसकी आकबत दुरुस्त कर दी। उसके बाद से अब तक, जब तक खैरुद्दीन के साथ रहा, कभी उसके जहन पर किसी लड़की ने रसाई हासिल नहीं की। और उसने खैरुद्दीन खैरी के साथ जिंदगी के जो लुत्फ उठाए वो अब नाकाबिल यकीन से लगने लगे थे। और अब बिल्कुल बेयारो मददगार था और उसे जिंदगी की बहुत सी हकीकतों का एहसास हो रहा था। वक्त गुजरता रहा। यहाँ इस कस्बे में उसकी कोई शनासाई नहीं थी जिससे दिल बहलता या कोई उम्मीद की किरण नजर आती। और फिर यहाँ से तबीयत उकताई तो एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में जा पहुंचा। और ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में जा बैठा। बेमंजिल बेनिशान, कोई मंजिल तो थी नहीं कि कहाँ जाना था। कई बार पाकिस्तान जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर बहुत सी बातों ने अकल पर ठोके दिए। ना पासपोर्ट ना कोई और कागज। खैरुद्दीन खैरी की बात अलग थी, वो तो खुद एक पासपोर्ट था, वीजा था। लेकिन अब सीधा सीधा एक काम हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम भी लगा दिया जाए। जिंदगी जेल ही में गुजर जाएगी। मौत की सजा भी मिल जाए। मौत कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन क्यों मौत हासिल की जाए। बहरहाल जिस डिब्बे में सवार हुआ था उसमें अच्छे खासे लोग बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। शाम के साए फिजा में उतर रहे थे और वो पूरे माहौल से बेनियाज बैठा सोच रहा था कि कहाँ जाएगा। ट्रेन जहां भी जाकर रुक जाए, बस उसे मैं अपनी मंजिल बना लूंगा। खैरुद्दीन खैरी को छोड़कर तो यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकता। अभी ये बात जहन में नहीं आई थी कि खैरुद्दीन खैरी को इस मुश्किल से बचाने के लिए क्या किया जाए। जहन में तरह तरह के ख्यालात बैठे हुए थे। नेमत अली के बिल्कुल सामने वाली सीट पर एक बहुत ही अच्छी शक्ल के बुजुर्ग बैठे हुए थे। एक दो बार उन्होंने निगाहें उठाकर नेमत अली को देखा भी। बड़ा पुरवकार चेहरा था। ऐसे लोग बड़े बासूल और मोतबर नजर आती हैं। वो लोग खामोशी से बैठे रहे, लेकिन रात को जब उन्होंने खाने का सामान खोला तो उन्होंने एक प्लेट में अपना खाना रखा और दूसरी प्लेट बनाकर नेमत अली की तरफ बढ़ा दी। खाना खाइए साहिबजादे, मुझे महसूस हो रहा है कि ना तो आपने खाना तलब किया और ना आपने खाने की कोशिश की है। नेमत अली ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कोई तारुफ था ना कोई बातचीत। उसे माजरत तो करनी चाहिए थी। उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। क्यों, आप खाना नहीं खाते? उन्होंने अजीब से अंदाज में सवाल किया। खाना नहीं खाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? नेमत अली बोला। अच्छा, तो अब जिंदा रहने का इरादा नहीं है? उन्होंने किसी कदर शगुफ्तगी से पूछा। नहीं जनाब, खुदकुशी करने के लिए इस ट्रेन में बैठना जरूरी तो नहीं था, वो तो कहीं भी की जा सकती थी। वाह, अच्छा जवाब है। खुदकुशी आप बेशक नहीं करेंगे मोहतरम, लेकिन खाना खाए बगैर जीना भी तो मुश्किल हो जाता है। बराए करम वक्त जाया न कीजिए, खाना खाइए। बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, लो प्लेट पकड़ो। नेमत अली ने वो प्लेट कबूल कर ली। खाना खाया गया। खाना खाने के बाद उन्होंने गुजरते हुए चाय वाले से चाय तलब की और नेमत अली को भी एक कप पेश किया। अब देखो, हमारा तारुफ तो इस खाने और चाय ने करा दिया। मजीद तारुफ के लिए जरूरी है कि आप मुझे अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कहाँ जा रही हैं, और फिर सफर में कोई उलझन कितनी ही गहरी हो, हम सफर से बातें करने से कट जाती है। बस जनाब, एक बेनिशान सा आदमी हूँ, ऐसे ही जिंदगी के पीछे भाग रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। जिंदगी के पीछे तो कायनात भाग रही है, तुम इस जिंदगी की बका के लिए करोगे क्या? उन्होंने सवाल किया। कहीं नौकरी तलाश करूंगा। खूब, बहुत मजा आया तुम्हारी बातें सुनकर। जिंदगी जरूर तलाश करना चाहिए बेटे, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत होती है। इसे खोने में नुकसान ही नुकसान है, बल्कि इसे जिद्दोजहद करके बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है।
اور یہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حکم مانو تو اس میں اس کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ خیر، اللہ تمہاری خواہشوں کو پورا کرے۔ نعمت علی کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے مدد علی یاد آئے تھے، آسیہ بیگم یاد آئی تھی۔ خدا کرے وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہوں۔ اس کے بعد ساری تفصیلات معلوم ہوئی۔ ان کا نام محمد علی تھا اور وہ ایک اچھے خاصے جاگیردار کے ہاں ملازمت کرتے تھے اور ان کی زمینوں کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ جاگیردار صاحب کا نام انہوں نے اقبال احمد بتایا۔ کافی دیر تک ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ نعمت علی ان سے کافی متاثر ہو گیا۔ پھر شاید انہیں نیند آنے لگی۔ انہوں نے اپنی برتھ سیدھی کی اور اس پر لیٹ کر ایک چادر سی اوڑھ لی۔ نعمت علی اپنی جگہ سے اٹھا اور مسافروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ٹرین کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا تو تاریک رات بھاگتی ہوئی نظر آئی، لیکن اچانک ہی اس کے بدن میں سرسراہٹیں پیدا ہو گئیں۔ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی تھی جس نے اسے چند لمحوں کے لیے حواس باختہ سا کر دیا۔ یہ صرف وہم نہیں تھا۔ تاریک رات میں سفید لباس میں ملبوس ایک سایہ ٹرین کے ساتھ دوڑتا نظر آ رہا تھا۔ یہ وشالی تھی۔ ٹرین کی طرف دیکھ رہی تھی، دوڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں نعمت علی کے دل کی رفتار تہو بالا ہونے لگی۔ وشالی کے انداز میں بھی بے بسی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح دوڑ رہی تھی۔ کیسے ٹرین رکواؤں؟ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ ٹرین سے نیچے کود جائے، وشالی کو بازو میں لے لے، لیکن یہ دیوانگی ہوتی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ پہلی بار وہ عشق کی لذت سے آشنا ہوا، پہلی بار دل میں کسی کے پیار نے انگڑائی لی۔ وشالی، یہ آواز بے خیالی میں چیخ کی شکل میں نکلی۔ دروازے کے برابر واش روم کا دروازہ تھا جس سے ایک آدمی باہر نکل رہا تھا۔ بے اختیار زوردار چیخ سن کر وہ بری طرح اچھل پڑا اور گڑاپ سے واپس واش روم میں چلا گیا۔ نعمت علی خود بھی ایک دم سنبھل گیا۔ وہ تھوڑا سا خجل ہو گیا تھا۔ ذرا سا رخ تبدیل ہوا، پلٹ کر دیکھا تو وشالی غائب تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دروازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ واش روم میں گھسے ہوئے آدمی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور جب امن کی فضا پائی تو باہر نکل آیا۔ کیا ہو گیا تھا بھائی؟ اس نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا۔ نعمت علی کو جواب دینا مشکل ہو گیا، تاہم اس نے اطمینان سے کہا، کچھ نہیں بھائی، میرا ہاتھ دروازے میں دب گیا تھا۔ یار اتنی رات گئی، کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہوئے؟ ہوا بھی تیز چل رہی ہے، جاؤ اپنی سیٹ پر جاؤ۔ نعمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کے باہر جا رہی تھیں، لیکن اب وشالی وہاں موجود نہیں تھی۔ فضا میں خاموشی اور تاریک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر ستارے نکلے تھے اور موسم بڑا خوبصورت تھا۔ نعمت علی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ دلی خواہش تھی کہ وشالی دوبارہ نظر آئے۔ بڑا دکھی سا ہو گیا۔ کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح خیر الدین خیری سے رابطہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ہندوستان کی سرزمین پر کٹی پتنگ کی طرح ڈولتا پھرے گا۔ اس کے بعد واپس آ کر اپنی برتھ پر لیٹ گیا۔ دوسری صبح اس وقت آنکھ کھلی جب کافی دن چڑھ گیا تھا۔ نعمت علی کے نیچے کی برتھ کا مسافر بھی بیچارہ سامنے والی برتھ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اوپر والی برتھ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نعمت علی جلدی سے اٹھ گیا اور اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آپ اب بھی چاہو تو آرام سے لیٹے رہو، نیچے والی برتھ کے مسافر نے کہا۔ لیکن نعمت علی نے جلدی سے نیچے اترنے کے بعد برتھ بند کی اور غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو محمد علی ناشتے کا سامان لگائے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بولے، سلائس پر مکھن لگا کر کھاتے ہو یا سادہ؟ جی، نعمت علی حیرت سے بولا۔ چلو بھائی آ جاؤ، جلدی کرو، بھوک لگ رہی ہے۔ آپ کیوں یہ تکلیف کر رہی ہیں؟ میں ناشتہ منگوا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اتنی بار تم سے کہہ چکے ہیں، اب بھی اگر تکلف ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ایک بات پر مسکراؤ، ہم سے تو ہمارا نام پوچھ لیا تم نے، اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا۔ ارے میرا نام نعمت علی ہے۔ واہ، اللہ کی نعمت کو ٹھکراتے ہو بھائی، تم اپنا نام بدلو۔ اب آ رہے ہو یا لگاؤں ایک تھپڑ منہ پر؟ عجیب سا انداز تھا، بالکل مدد علی جیسا۔ نعمت علی کا دل ایک لمحے کے لیے بھر آیا۔ گھر یاد آیا۔ وہ خاموشی سے محمد علی کے سامنے جا بیٹھا۔ بھائی اور تو کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، میں بھی کچھ کمزوریوں اور محرومیوں کا شکار ہوں۔ بیٹا نہیں ہے کوئی میرا، کبھی کبھی بڑی حسرت ہوتی ہے، اور یقین کرو ایسا حسرت زدہ انسان بے لوث بے غرض بہت سے چہروں میں اپنائیت تلاش کرتا ہے، بس کسی کو اپنا سمجھنے کو دل چاہتا ہے۔ نعمت علی چونک کر محمد علی کو دیکھنے لگا۔ ان کی اس بات سے اسے ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ناشتہ ختم ہو گیا، باہر مناظر بھاگ رہے تھے، ٹرین اپنا سفر بدستور کر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن گزر رہے تھے، بڑے اسٹیشنوں پر وہ رک جاتی تھی۔ محمد علی صاحب نے بہت دیر کے بعد کہا، یہ سچ ہے کہ انسان اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے، اسے کس سے زیادہ روابط بڑھانے چاہیے اور کس سے نہیں۔ شاید ہم تمہیں متاثر نہیں کر سکے۔ نعمت علی چونک پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ نعمت علی صاحب اس کی خاموشی سے بددل ہو گئی ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں محمد علی صاحب،
बस सोचों में डूबा हुआ था। मैं भी जिंदगी के मुश्किल लम्हात से गुजर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं तुम्हारी शख्सियत को, आखिर हमारा भी कोई तजुर्बा है। मेरी कोई शख्सियत नहीं है मोहम्मद अली साहब। बहुत से नाकारा इंसानों की तरह एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी शख्सियत काबिल जिक्र नहीं। समझ गया। क्या समझ गए, जरा मुझे भी बता दीजिए, नेमत अली ने कहा। बताऊं? मोहम्मद अली साहब बच्चों की सी शोखी से बोले। जी बस मियाँ, वही मसला है जो हिंदुस्तान के 80% नौजवानों का है। 15% वो हैं जिनके वालिदैन उनके लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। 5% वो हैं जो कुछ करते नहीं हैं, यानी कोई काम धंधा नहीं होता उनके पास। तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी जी, नेमत अली ने गर्दन हिला दी। तो अब ये बताओ, जा कहाँ रही हो? वही तो मसले की बात है, सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। थोड़ा सा वक्त कहीं गुजारूंगा, खुले आसमान के नीचे ही सही, और इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। वाह, और क्या इस बात से इनकार करते हो कि इंसान से इंसान का रिश्ता नहीं होता? जी, नेमत अली ने कहा। तो बस ये समझ लो कि तुम्हारी रिहाइशगाह का इंतजाम हो गया। मैं हूं ना। जब मेरे दिल में ये बात आ गई और इल्म में भी आ गई तो यहाँ तुम्हारा कोई शनासा नहीं है, तो फिर मुझ पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, बताओ जरा मुझे। अरे कितना बोझ उठाएंगे आप खुद पर मेरी वजह से, नेमत अली ने कहा। और मोहम्मद अली चौंक कर उसे देखने लगे। यूं लगा जैसे उन्हें ये बात नागवार गुजरी हो। थोड़ी देर तक वो खामोश रहे, फिर बोले, जरा मुझे समझाओ, क्या कहा है तुमने? जनाब, ये ट्रेन का सफर है और जिंदगी के सफर में ऐसे बेशुमार लोग मिलते हैं, हर एक को ये पेशकश नहीं की जा सकती। ना जाने मैं कौन हूँ और आप मुझे अपने घर ले जा रही हैं। हो सकता है आपको मेरी तरफ से कोई नुकसान पहुंच जाए और तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, गोया हमने ये बाल धूप में सफेद किए हैं। क्यों? चलो ठीक है, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि आओ हमें नुकसान पहुंचाओ। तुम जब हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। नेमत अली को बेख्तियार हंसी आ गई। बड़े अजीब से इंसान थे मोहम्मद अली साहब। उसने मुतासिर लहजे में कहा, आप बहुत अजीब हैं। अजीब ही नहीं बेटा, गरीब भी हूँ, बड़ा टूटा हुआ इंसान हूँ, रिश्तों को तरसा हुआ, हर एक से रिश्ते कायम करता रहता हूँ, हर जगह मोहब्बत की तलाश में सरगर्दा रहता हूँ, और जब मोहब्बत नहीं मिलती तो बेचैन हो जाता हूँ, लेकिन संभलना तो पड़ता ही है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी इसीलिए पेशकश की है। मोहब्बत के जवाब में बेटा, सिर्फ मैं मोहब्बत चाहता हूँ। अगर कहीं से कोई लालच तुम्हारे सामने आ जाए तो सबसे पहले मुझ पर लानत भेजकर चले जाना, भला तुम्हें कौन रोक सकता है। मोहम्मद अली का एक एक लफ्ज नेमत अली के सीने पर बर्छी की तरह लग रहा था। आखिरकार उसने गर्दन हिलाकर कहा, आपके हुक्म की तामील होगी। दिल खुश हो गया तुमसे। ये नहीं कहता कि तुम सारी उम्र मेरे कब्जे में रहो। जब भी तुम्हारी बेहतरी के लिए कोई मसला सामने आएगा तो मैं खुश दिली के साथ रुखसत कर दूंगा। इसके बाद बहुत सी बातें होती रही, सफर तय होता रहा। नेमत अली उन्हें अपने बारे में सही तफसील तो नहीं बता सकता था, बस उल्टी सीधी कहानियां सुनाकर उन्हें मुतमईन कर दिया। सीधे साधे मासूम से इंसान थे। खामोश हो गए। इसके बाद एक बहुत बड़े शहर का स्टेशन आ गया, यहीं पर उन्हें रुकना था। मोहम्मद अली साहब ने नीचे उतरने के बाद टैक्सी रोकी और इसके बाद एक बहुत ही शानदार कोठी के सामने से गुजरते हुए उन्होंने कहा, ये इकबाल अहमद साहब की कोठी है, हमारे मालिक की। अच्छा, मगर टैक्सी तो यहाँ से आगे बढ़ गई। हाँ, लोगों के क्वार्टर पीछे की सिमत हैं। ये क्वार्टर इकबाल अहमद साहब ही ने दिए हैं अपने खास खास मुलाजमों के लिए। अंदर से भी एक रास्ता कोठी में जाता है। अच्छा, नेमत अली ने कहा। टैक्सी रुक गई। मोहम्मद अली साहब ने किराया अदा किया और इसके बाद नेमत अली को लेकर अंदर चल पड़े। एक क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने बेल बजाई। दरवाजा खुल गया। मोहम्मद अली साहब अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने बगली सिमत का दरवाजा खोला। ये शायद मेहमान खाना था, इसे ड्राइंग रूम नहीं कहा जा सकता। यहाँ भी एक पलंग बिछा हुआ था, थोड़ी सी लकड़ी की कुर्सियां पड़ी हुई थीं, एक तरफ गुसल खाना भी था। अब तुम जरा आराम कर लो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जी, नेमत अली ने कहा। उसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और मोहम्मद अली साहब अंदर चले गए। जहन पर बोझ अपनी जगह था। खास तौर पर रात को जो वाकया पेश आया वो बड़ा सनसनीखेज था। ये विशाली कौन थी और उसका ताकुब क्यों कर रही थी? एक बात वो खास तौर से महसूस कर रहा था, विशाली उसे बहुत याद आती है, बहुत ही अनोखे अंदाज में। काश वो एक बार फिर सामने आ जाए, मुझे अपने बारे में बताए। नेमत अली ने हसरत भरे अंदाज में सोचा और अचानक ही उसे आहटें सुनाई दी और उसका सारा वजूद सनसनी में डूब गया। कोई आया था क्या? विशाली? उसने आंखें खोलकर देखा और उस खूबसूरत बच्ची को देखता ही रह गया जिसके चेहरे पर शरारत और मासूमियत फैली हुई थी। वो उसके पांव के नजदीक चप्पलों का एक जोड़ा रखते हुए बोली, असूली तौर पर तो पहले मुझे आपको सलाम करना चाहिए, लेकिन चप्पलें दोनों हाथ में लेकर सलाम के लिए माथे तक हाथ कैसे ले जाया जाए, इसलिए अब अस्सलामु अलैकुम। कौन है भैया आप? नेमत अली को बच्ची बहुत प्यारी लगी। हूँ तो इंसान ही, ये अलग बात है कि छोटी हूँ। मुझे तो आप बड़ी दादी अम्मा मालूम होती हैं।
ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو مجھے دادی اماں کہہ لیں, ویسے میرا نام نیلا ہے. اب بتائیں, دادی اماں کہنا پسند کریں گے یا نیلا؟ نہیں, دادی اماں نہیں, نیلا. بڑی اچھی بات ہے, اور ہم آپ کو کہیں گے بھائی جان. نام آپ چاہیں تو بتائیں یا نہ بتائیں, بھائی جان کہنا کافی ہے ہمارے لیے. کون سی جماعت میں پڑھتی ہیں آپ نیلا؟ 5ویں کلاس میں. میں نے کہا نا, آپ مجھے ایم اے پاس معلوم ہوتی ہیں. اتنا ذہین ہونا ٹھیک نہیں ہے اس عمر میں. ارے واہ, لوگ تو کہتے ہیں ذہانت اللہ کی دین ہوتی ہے. آپ سے بات کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. چلیے ہماری ننھی سی چھوٹی سی پیاری سی نیلا, اب آپ بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ بس آپ صرف ہم سے محبت کیجیے اور ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ناشتہ. وہ شرارت سے بولی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی. نعمت علی کو آج یہ احساس ہوا کہ حسین بچے قدرت کا ایک ایسا انعام ہوتے ہیں کہ انسان ان کے سہارے مشکلات سے گزر جاتا ہے. اس بچی نے ذہن میں تازگی پیدا کر دی. اس کے بعد نعمت علی نے جوتے اتارے اور چپلیں پہن کر غسل خانے کی جانب چل پڑا. غرض یہ کہ تھوڑا سا وقت گزر گیا اور جب وہ غسل خانے سے باہر نکلا تو سامنے رکھی ہوئی ٹرے میں ایک کیتلی رکھی ہوئی تھی اور دھوئیں کی پتلی سی لکیر اس سے بلند ہو رہی تھی. اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو ناشتے کے لیے تھیں, اور ساتھ ہی محمد علی صاحب بھی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. چلو بھائی ناشتہ شروع کرو. نعمت علی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا. اس نے خاموشی سے ناشتہ شروع کیا. محمد علی صاحب نے کہا, نعمت علی, ویسے صحیح بات یہ ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, لیکن ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ ایک مستقل نعمت ہے ہمارے لیے. بیٹا آپ ہمارے یہاں کوئی تکلیف نہ اٹھائیے گا, جو مشکل ہو وہ بتائیے گا. اچھا ہم تو چلتے ہیں. عائشہ ان کا ذرا خیال رکھنا, میرا خیال ہے انہیں سو جانا چاہیے. آؤ. اور ہاں نعمت علی, آپ آرام کیجیے. وہ دونوں باہر نکل گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ حسین چہرہ نظر آیا جو واقعی اپنی مثال آپ تھا اور جسے دیکھ کر آنکھوں میں تازگی پیدا ہو جاتی تھی, اور وہ تھی نیلا. سوچا تھا آپ سو گئے ہوں گے, دیکھنے آئے تھے کہ آپ نیند میں کیسے لگتے ہیں. اچھا ہم تو چلتے ہیں, میرا خیال ہے تمہیں سو جانا چاہیے. اور ہاں نعمت علی, اب آپ آرام کیجیے. وہ باہر نکل گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ حسین چہرہ نظر آیا جو واقعی اپنی مثال آپ تھا اور جسے دیکھ کر آنکھوں میں تازگی پیدا ہو جاتی تھی, اور وہ تھی نیلا. سوچا تھا آپ سو گئے ہوں گے, دیکھنے آئے تھے کہ آپ نیند میں کیسے لگتے ہیں. تو اندر آ کر دیکھیے نا, نعمت علی نے کہا. ہاں اب تو مجبوری ہے, اگر واپس جائیں گے تب بھی غیر اخلاقی حرکت ہوگی. بالکل, تشریف لائیے, نعمت علی نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ مسکرانا جانتے ہیں. ویسے مسکرانے والے اللہ کو بھی پسند ہوتے ہیں. خدا محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے جو مسکرانے سے بھی گریز کرتے ہیں, جیسے حیات ماموں. اور یہ حیات ماموں کون ہیں؟ اللہ رکھے رشتہ دار ہی ہیں, بس ہر وقت شکل بنائے بیٹھے رہتے ہیں. نیلا نے کہا اور نعمت علی بے اختیار ہنس پڑا. اسی وقت باہر سے آواز ابھری. نیلا کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ آواز نہ جانے کیوں نعمت علی کے ذہن میں ایک جھنجھناہٹ پیدا ہو گئی. لہجہ شگفتہ تھا, لیکن یہ آواز وشالی کے سوا کسی کی نہیں تھی 100%. نعمت علی کے بدن میں ایک کپ کپاہٹ سی سوار ہو گئی. یہ آواز یہاں کہاں سے سنائی دی؟ دوسری آواز نہیں آئی. چنانچہ نیلا اپنی جگہ سے اٹھی, باہر جھانکا اور پھر اندر آ گئی. کون تھا نیلا؟ کیا دیکھنے گئی تھی؟ ارے وہی ہماری بوڑھی باجی ہیں, گلناز صاحبہ. ابھی نیلا نے اتنا ہی کہا تھا کہ عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی. نیلا تم باز نہیں آؤ گی نا؟ لگا ڈالی نا میری شکایت. ایک تو میں ان گلناز باجی سے تنگ ہوں, ہمیشہ میری مخالفت کرتی ہیں. تم نے انہیں سوتے سے کیوں جگایا؟ آپ پوچھ لیجئے, جاگ رہے تھے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں بھائی جان, آپ جاگ رہے تھے نا؟ ہاں جاگ رہا تھا میں آنٹی, واقعی جاگ رہا تھا. بیٹے بڑی مشکل ہو جائے گی تمہیں اگر اسے زیادہ سر چڑھایا تو. بہت تیز ہے یہ, ہر وقت تمہارے کان کھایا کرے گی. نہیں آنٹی, ایسی کوئی بات نہیں. ایک بات اور بھی ہے بیٹے, اصل میں اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, ترسی ہوئی ہے بھائی کے لیے. نعمت علی کوئی جواب نہیں دے پایا. وقت گزرتا رہا. خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی یہاں سب سے, لیکن آج تک کبھی گلناز سامنے نہیں آئی. البتہ اس کی آوازیں کبھی کبھی سنائی دے جاتی, اور ان آوازوں کو سن کر نعمت علی عجیب سی کیفیتوں کا شکار ہو جاتا. کئی مرتبہ اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ایک نگاہ گلناز کو دیکھے, لیکن پھر یہی سوچا کہ محمد علی صاحب نے اس پر اندھا اعتماد کیا ہے. اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو پھر شاید ایک لمحہ بھی یہاں رہنے کے لیے مناسب نہ ہو. کسی کا اعتماد ٹوٹے گا, اور نعمت علی اعتماد توڑنا نہیں چاہتا تھا. اس دن بارش ہو رہی تھی. اچانک ہی بارش بہت تیز ہو گئی. محمد علی صاحب اپنے کام پر گئے ہوئے تھے اور شاید تیز بارش کی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے. بارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. اس وقت اندر سے ایک آواز سنائی دی, اندر آ جائیے, باہر بہت سردی ہو رہی ہے, بھیگ گئے تو بیمار ہو جائیں گے. نعمت علی کے بدن پر ایک بار پھر لرزشیں طاری ہو گئیں. یہ آواز 100% وشالی کی آواز تھی. وہ ہیجانی انداز میں کھڑا ہو گیا. اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا. اس نے پلٹ کر دیکھا. دروازے کے پیچھے سے آواز آئی تھی. دل بری طرح تڑپنے لگا کہ اندر چلا جائے, دیکھے تو صحیح آواز کیسی ہے.
ये अल्फाज किसके मुंह से निकले हैं, वो अपनी सोचों में डूबा हुआ था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ देर के बाद मोहम्मद अली साहब भी आ गए, बेगम साहिबा भी आ गई। लेकिन उस दिन नेमत अली की बेचैनी इंतहाई अरूज पर थी। बारिश बंद हो गई, लेकिन आसमान बादलों से ढका हुआ था। रात भी वक्त से पहले ही हो गई। रात का खाना भी बस वाजबी सा खाया। मोहम्मद अली साहब कुछ देर बातें करते रहे, फिर उन्होंने कहा, आज तबीयत पर कुछ ग्रानी महसूस हो रही है। अगर आराम करने चला जाऊं तो बोर तो नहीं होगे? नहीं, आराम कीजिए आप, नेमत अली ने जवाब दिया और मोहम्मद अली साहब चले गए। माहौल बहुत अजीब सा हो रहा था, एक बेचैनी सी उसके दिल में घर किए हुए थी। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। अचानक उसकी निगाहें खिड़की से बाहर निकल गईं। कोई साया सा सामने से गुजरा था। उसने स्याह लिबास पहना हुआ था, चेहरा सफेद रंग के कपड़े से ढका हुआ। नेमत अली चौंक पड़ा, फिर जोर से बिजली चमकी और उसने सफेद कपड़े में लिपटे हुए चेहरे को देखा और उसके सारे वजूद में एक हैबतनाक सनसनाहट दौड़ गई। विशाली के हसीन पैकर को लाखों में क्या करोड़ों में पहचान सकता था, वो ही थी। ना जाने क्या हुआ, उसके सारे वजूद में आग सी दौड़ गई और इसके बाद वो बेख्तियार हो गया। विशाली सहन से बाहर निकल आई। नेमत अली ने कोई इंतजार ना किया और खुद भी बाहर निकल आया। वो इस राज को जानना चाहता था। बाहर उसने गली के आखिरी सिरे पर विशाली का साया देखा। सर पर सफेद कपड़ा और बदन पर ओढ़ा हुआ सफेद लिबास नेमत अली की रहनुमाई कर रहा था। बाहर गली में पानी भरा हुआ था और उसके कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। नेमत अली आगे बढ़कर उसका ताकुब करता रहा और तो कुछ नहीं कर सका, बस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गली के आखिरी सिरे पर पहुंचने के बाद वो सड़क पर आ गई। कहाँ जा रही है वो? उस वक्त वो तमाम एहसासात से आजाद हो गया। बहुत सा फासला तय हो गया। इस दौरान यहाँ के बहुत से इलाके देख चुका था, लेकिन जिस इलाके की सिमत विशाली जाकर मुड़ी थी वो आगे जाकर बाएं सिमत मुड़ रहा था और फिर उसका सिलसिला कदीम खंडरात पर जाकर खत्म हो जाता था। टूटे फूटे ये खंडरात यकीनी तौर पर तारीख का हिस्सा होंगे, लेकिन वो इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो ताकुब करता रहा। वो साया खंडर में जाकर गायब हो गया। नेमत अली पर एक सिहर की सी कैफियत तारी थी। वो ये बात जानना चाहता था कि विशाली और गुलनाज में क्या मुमासलत है, और अगर वो विशाली है तो वो वहां क्या करने आई है। वो तेज रफ्तारी से चलता हुआ उसी खंडर में दाखिल हो गया। और भी टूटी फूटी इमारतें थी जिनके बारे में नेमत अली को कुछ नहीं मालूम था। वो तो बस हैरत का शिकार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गुलनाज एक नेक और दीनदार मुसलमान की बेटी थी और विशाली शंकर दयाल की बेटी, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली। बेशक वो एक रूह थी, सिर्फ एक रूह, जिसका इतराफ उन लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर एक मुसलमान लड़की के रूप में कहां से आ गई। उसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। विशाली खंडरों में आकर गुम हो गई। रात गहरी से गहरी होती चली गई। नेमत अली ने पूरे खंडर की तलाशी ले डाली और जब वहां कुछ नजर न आया तो बाहर निकल आया। आसमान पर गहरे बादलों की वजह से सितारे भी नहीं निकले थे। तारीकी इतनी थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। इस तारीकी में उन खंडरात की अजीबोगरीब शक्लें सिर्फ महसूस की जाती थी। लगता था जैसे बहुत से आसेब गर्दन झुकाए बैठे हों। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। एकदम वो चौंका। अगर मोहम्मद अली साहब या आयशा बेगम किसी जरूरत के तहत इधर निकल आए तो उसे गायब पाकर हैरान हो जाएंगे। किसी के घर में रहना भी आसान काम नहीं। जब वो घर में दाखिल हुआ तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आकर लेट गया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये भी नहीं पता था कि गुलनाज वापिस आई है या नहीं। बड़ी परेशानी के आलम में पूरी रात गुजर गई। सुबह आंखें जल रही थीं और जिस्म हल्के हल्के बुखार में मुब्तला था, लेकिन उसने किसी को कुछ ना बताया। बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। अब यहाँ किसी दूसरे के घर पर इस तरह पढ़कर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, वो सोचता रहा। मोहम्मद अली साहिब मामूलात से फारिग होकर चले गए तो वो भी घर से बाहर निकल आया और रात के रास्ते पर गौर करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो उन जगहों को तलाश करने में नाकाम नहीं हुआ जहां से विशाली या फिर गुलनाज गुजरी थी, और उन खंडरात तक पहुंच गया। उन खंडरात की तारीख का उसे कोई इल्म नहीं था। वो बहुत देर तक घूमता रहा और फिर एक जगह जाकर बैठ गया। उसकी सोचें बहुत मुंतशिर थीं और वो ये सोच रहा था कि क्या उसे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन चेहरा तक देख लिया था उसने। क्या करूं क्या ना करूं, उसने सोचा कि मुझे अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए। किन मुश्किलात में गिरफ्तार हो गया हूं, इन्हीं सोचों में गुम था। यहाँ खंडरात में कोई निशान तक नहीं मिला। चुनाचे घर वापिस आ गया। दरवाजा नीला ने खोला। नेमत अली की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तशरीफ लाइए जनाब, आप तो बस मेहमान बनकर रह गए हैं। हालांकि हमने आपको मेहमान की बजाय भाईजान बनाया था। कोई गलती हो गई मुझसे नीला, बहुत बड़ी गलती, लेकिन बताई नहीं जा सकती। फिर तो मुझे अफसोस होगा इस बात का। सोच लीजिए आप हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। नीला, क्यों फजूल बकवास करती रहती हो तुम, चुप नहीं रह सकती, अंदर से आवाज आई। चलिए खामोश हो जाते हैं, नीला ने कहा। लेकिन नेमत अली के दिलो दिमाग में फिर वही कैफियत थी। वो जानता था कि ये आवाज गुलनाज की है, लेकिन ये आवाज उसकी नहीं, विशाली की आवाज थी।
उस वक्त वो बेख्तियार हो गया। विशाली या गुलनाज दरवाजे के बाहर थी। वह दरवाजे से बाहर निकल आया और एक लम्हे के अंदर अंदर उसका गुलनाज से सामना हो गया। वह तेजी से पीछे हटी और एक दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसने उसके चेहरे पर खौफ के आसार देखे, लेकिन वो चेहरा विशाली का तो नहीं था। उस वक्त नीला भी हैरान रह गई और गुलनाज भी। बेख्तियार नेमत अली के मुंह से दीवानावार आवाज निकली, मुझे बोल कर दिखाओ मुझे। जी? गुलनाज खौफजदा अंदाज में बोली, बोल कर दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। नेमत अली ने जुनूनी आवाज में कहा और गुलनाज के चेहरे पर इंतहाई खौफ के आसार नजर आने लगे। दूसरी तरफ नीला भी हैरानी से खड़ी हुई थी। पता नहीं आयशा बेगम कहाँ थी। गुलनाज की सहमी हुई आवाज उभरी, मैं आपसे पर्दा करती हूँ और अब्बू ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं आपसे पर्दा करूँ। आप बराह करम अंदर चले जाइए। गुलनाज की आवाज उभरी, लेकिन ये आवाज 100% विशाली की आवाज थी। नेमत अली सख्त वहशत ज़दा हो गया। अपने जुनून में जो अमल उसने कर डाला था वो इंतहाई खौफनाक था। बेचारी गुलनाज क्या सोच रही होगी। उधर नीला के चेहरे की रौनक भी सिमट गई। नेमत अली ने फटी फटी आंखों से उन दोनों को देखा और फिर अपने कमरे में वापस आ गया। बिस्तर पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी कैफियत दीवानों जैसी थी। न जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। कनपट्टियां जलने लगी, आंखों से शोले निकलने लगे, लेकिन इस दौरान कोई ऐसी खास बात न हुई। फिर अचानक ही आयशा बेगम की आवाज सुनाई दी। अंदर किसी बात पर बोल रही थी, लेकिन वो उसके कमरे में वापस नहीं आई। अलबत्ता दोपहर को खाना लेकर आई और खामोशी से ट्रे रखकर वापस चली गईं। उनके रवैये से पता चलता था कि उन्हें सूरत-ए-हाल का इल्म हो गया है। नेमत अली ने जोर से गर्दन झटकी, बुरा हो गया है। वैसे तो खैर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, असूली तौर पर मैं यहाँ रह भी कितना सकता हूँ। खामोशी से निकल जाना जरूरी है, लेकिन उसने यह फैसला किया कि उन्हें सारी तफसीलात बताने के बाद ही वो यहाँ से जाएगा। दूसरी सुबह उसने महसूस किया कि मोहम्मद अली साहब काम पर नहीं गए। वो उसके पास आए थे। फिर उन्होंने कहा, रात का खाना नहीं खाया नेमत अली? जी हाँ। क्या बात है? चेहरा कैसा हो रहा है? उन्होंने सवाल किया। उसी वक्त उनकी बेगम भी अंदर आ गईं। उनका चेहरा भी सता हुआ था। नेमत अली को यह महसूस हुआ जैसे वो दोनों उससे कुछ कहना चाहते हों। वो उठकर बैठ गया। आयशा बेगम वापस जाने लगी तो नेमत अली ने कहा, आंटी थोड़ा सा वक्त देंगी मुझे? आयशा बेगम ने मोहम्मद अली साहब की तरफ देखा और मोहम्मद अली साहब ने सामने इशारा करके कहा, बैठो। आयशा बेगम बैठ गई तो नेमत अली ने कहा, मोहम्मद अली साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, वो संजीदगी से बोले। वाकया हुआ है, उसका थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको उसका इल्म हो गया है, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये बताना जरूरी है। मेरे बारे में जो कुछ गुलनाज ने बताया है या नीला ने, लेकिन दोनों इस हकीकत से नावाकिफ हैं जिनका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है। मैंने ये सोचा था कि खामोशी से यहाँ से चला जाऊं, लेकिन आपकी मोहब्बतों के जवाब में मेरा ये अमल मुझे खुद अपने आप से नफरत करने पर मजबूर कर देता। चुनाचे मैंने ये नहीं किया। मैं इंतजार करता रहा कि जैसे ही मौका मिले मैं आपको सारी हकीकत बता दूं। मोहम्मद अली साहब, मैं आसेब ज़दा हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात शामिल हो गई हैं जो ना मेरी समझ में आते हैं और ना ही मैं किसी को समझा सकता हूँ। एक ऐसी रूह मेरा ताक़ुब कर रही है जिसे मैं नहीं जानता कि वो कौन है, और मैं उसी की वजह से दरबदर हूँ। मैं जिस मुश्किल का शिकार हूँ उसकी तफसील आपको क्या बताऊँ। वो एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम विशाली था। मुझे एक जगह मिली। आपको हैरत होगी कि गुलनाज की आवाज़ विशाली से मिलती जुलती है, और कल इत्तेफाक की बात कि आंटी मौजूद नहीं थी। नीला मुझसे कुछ बात कर रही थी कि गुलनाज ने नीला को पुकार कर कुछ कहा, और ये आवाज़ 100% विशाली की आवाज़ थी। मैं बेख्तियार बाहर निकल आया और मैंने गुलनाज को देखा। गुलनाज की आवाज विशाली से मिलती थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं मिलता। मेरे पास अपनी सदाकत का कोई सबूत नहीं, सिवाय इसके कि मैं आपको ये बता दूं। इस बात के खुल जाने के बाद मैं यहाँ से भाग जाता, लेकिन मैंने सोचा कि जिस प्यार से आपने मुझे अपने पास रखा है इसकी तौहीन होगी। मोहम्मद अली साहब और आयशा बेगम हमदर्द निगाहों से मुझे देख रहे थे। तब आयशा बेगम ने कहा, मगर बेटे ये कैफियत कब से है तुम्हारी? थोड़ा अरसा गुजर गया, बस मुझे इतना ही बताना था। आप ये ना कहें कि मैंने आपको धोखा दिया। शायद वक्त मेरी बातों की तस्दीक कर दे। नेमत अली ने यह तमाम बातें मोहम्मद अली को बताईं। दोनों मियाँ बीवी बहुत मुतासिर हुए। मोहम्मद अली साहब ने नेमत अली के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटे, गलत फहमी इंसानी फितरत में शामिल है, लेकिन हमें तुम्हारी बात पर यकीन है। तुम बेफिक्र रहो। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त एक मस्जिद में रहते हैं, थोड़े बहुत अमलियात से भी वाकिफ हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात करूंगा और वो यकीनन कोई ना कोई हल निकालेंगे। नेमत अली मुस्कुराकर खामोश हो गया। अब मोहम्मद अली के पास नहीं रहा जा सकता। उसने कुछ फैसले किए और इसके बाद उसी रात खामोशी से वहां से निकल आया, और निकलने के बाद चलता रहा। ना जाने कितना फासला तय किया जब उसे रेलवे स्टेशन नजर आया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। एक बेहतरीन जरिया होता है अपने आप से और हालात से भाग जाने का। चुनाचे वो ट्रेन में बैठ गया। यह अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ तक जाएगा। बस ट्रेन चल पड़ी थी और वो खामोशी से रास्तों की तरफ देख रहा था। ये मनाजिर उसे कहाँ ले जाते हैं ये अंदाजा नहीं था।
نہ جانے کتنے گھنٹے سفر کرتے گزر گئے، وہ نیم خوابی کا شکار ہو گیا۔ ٹرین کی مسلسل آواز غنودگی لانے کی وجہ بن گئی۔ پھر جب ٹرین کو ایک زوردار جھٹکا لگا تو وہ جاگ گیا۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ٹرین کسی اسٹیشن پر پیچھے رک گئی تھی۔ بہت دور روشنیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن ٹرین کسی پلیٹ فارم پر کھڑی نہیں ہوئی۔ باہر بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر اچانک ہی ٹرین کے ایک ڈبے میں بہت سے پولیس والے گھس گئے۔ انہوں نے جلدی سے کمپارٹمنٹ کے دوسرے دروازے پر بھی پہرا لگا دیا، اور اس کے بعد وہ ایک ایک شخص کا جائزہ لینے لگے۔ ان میں کچھ کانسٹیبل بھی تھے اور کچھ اعلیٰ افسران بھی، اور کچھ ایسے وردی پوش جو کسی خاص ڈپارٹمنٹ کے معلوم ہوتے تھے۔ پھر ایک وردی پوش نعمت علی کے پاس آ کر رکا، اور پھر اچانک ہی اچھل پڑا۔ اس نے اپنے ہولسٹر میں لگا ہوا پستول نکال لیا، اور دونوں پستولوں کا رخ نعمت علی کی طرف کر کے بولا، ہاتھ اٹھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ نعمت علی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ لو سنبھالو اسے، اس نے کہا، اور بہت سے پولیس والے نعمت علی پر ٹوٹ پڑے۔ لاتیں تھپڑ گھونسے نعمت علی کے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے۔ کمپارٹمنٹ کے تقریباً سارے ہی لوگ جاگ گئے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نعمت علی کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ پولیس والوں کی مار کھا رہا تھا اور اس کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ پھر وہ شاید نیم غشی کا شکار ہو گیا، اور نہ جانے کب تک یہ غشی اس پر طاری رہی۔ ہوش آیا تو ایک بڑے سے کمرے میں زمین پر پڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے، اور دونوں پاؤں بھی۔ شاید دن کی روشنی ہو رہی تھی۔ کمرے میں اسی طرح کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ وہ خوف و دہشت کے عالم میں چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ بڑا بدنما کمرہ تھا، دیواروں کا پلاسٹر جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا، اور انتہائی مکروہ شکلیں نمایاں ہو گئی تھی۔ پھر کچھ افراد اندر آئے، اس کے پاؤں کھولے گئے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا۔ نعمت علی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ اس کا پورا بدن دکھ رہا تھا۔ کافی مار لگائی تھی ان لوگوں نے۔ آخر کار وہ اسے اس کمرے سے نکال کر ایک دوسرے کمرے میں لے کر آ گئے، جہاں ایک بڑی سی میز کے پیچھے کچھ اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ نعمت علی کو اس کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ شکل تو وہی ہے، اسکرین دکھاؤ، میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا، اور ایک طرف لگے بڑے سے اسکرین پر ایک چہرہ نمودار ہو گیا جو کسی پروجیکٹر پر دکھایا جا رہا تھا۔ نعمت علی اپنی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اسے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ شکل ہے تو اسی کی، لیکن بری طرح بدلی ہوئی۔ کوئی ایسی تبدیلی اس میں تھی جو نعمت علی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں تک اس کا چہرہ اسکرین پر رہا، اور پھر کہا گیا، ٹھیک ہے، اب تو زبان کھولے گا، نہیں تو ہم تیری زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکال دیں گے۔ نعمت علی نے حیران نگاہوں سے بولنے والے کو دیکھا اور بولا، میں سمجھا نہیں سر، نام بتا اپنا۔ نام؟ نعمت علی کے دماغ کی کیسٹ ایک دم گھوم گئی۔ اس نے سوچا اصل نام بتا کر مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، چنانچہ وہ ایک لمحے کے اندر بولا، گوپال، کوئی شناخت نامہ ہے تیرے پاس؟ نہیں۔ اصلی نام بتا، کیوں موت آئی ہے تیری؟ اصلی نام یہی ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بیجاپور کا۔ جھوٹ بولتا ہے، تو پاکستانی ہے؟ پاکستانی جاسوس، ہم تیری تلاش میں کب سے مارے مارے پھر رہے ہیں، تو اب ہاتھ لگا ہے؟ جاسوس؟ ہاں، صحیح بات اگل دے، کس نے بھیجا ہے تجھے اور کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اگر ساری بات نہیں بتائی تو زندہ دفن کر دوں گا تجھے۔ میری بات تو سنو، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی جاسوس واسوس نہیں ہوں۔ ہندو ہے تو ہیں؟ نعمت علی کے منہ سے یہ نکل نہیں پا رہا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ چلو اسے لے جاؤ، بلکہ لے کر جاؤ، ننگا کرو سالے کو، ابھی پتہ چل جائے گا ہندو ہے یا مسلمان۔ اس شخص نے کہا، اور نعمت علی کے اوسان خطا ہو گئی۔ یہ کیا افتاد پڑ گئی؟ پاکستانی وہ تھا، لیکن جاسوسوں سے اس کا واسطہ نہیں تھا۔ ابھی وہ یہی بات کر رہا تھا کہ باہر سے ایک شخص بھاگا ہوا اندر آیا۔ سر وہ پنڈت دیپ ناتھ جی ہیں؟ کیا مطلب؟ پنڈت جی آئے ہیں یہاں؟ ہاں، باہر موجود ہیں۔ ارے بلاؤ انہیں، بلاؤ۔ پنڈت دیپ ناتھ شاید کوئی بہت بڑی چیز تھے۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی جس نے سفید رنگ کا ڈھیلا ڈھالا چوگا پہن رکھا تھا، جس کے بال بہت لمبے اور داڑھی بھی لمبی تھی، اور جس کی آنکھیں نہایت جاندار تھیں، ماتھے پر تلک لگا ہوا، اندر داخل ہوا، اور وہ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔